हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं डॉक्टर विनोद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज चिंतपूर्णी, हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। और मेरा ये आज का वीडियो बीकॉम छठे सेमेस्टर में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए है, जिनका विषय पर्सनल सेलिंग एंड सेल मैनेजमेंट है। तो आज हम इस विषय के ऊपर पर्सनल मैनेजमेंट क्या होती है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, इसके बारे में वन बाई वन करके स्टेप बाय स्टेप इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है आपका पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग सेल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। सेल मैनेजमेंट में जनरली हमारे दो प्रकार के हिस्से आते हैं। एक आता है हमारा सेलमैनशिप, विक्रय कला, और दूसरा आता है ये पर्सनल सेलिंग, विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय। तो जो विक्रय कला है, ये विक्रय कला कई प्रकार की होती है। सेल को बढ़ाने के लिए एक सेलर, एक वेंडर जो है वो कई तरीकों को अपनाता है, और उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है आपका ये व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय इज़ द पार्ट ऑफ द सेलमैनशिप। विक्रय कला का भी एक भाग है, यानी कि एक बहुत ही छोटा इसका दायरा है, परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इस विषय के ऊपर हम पढ़ेंगे। तो व्यक्तिगत विक्रय होता क्या है? तो जनरली सेल को बढ़ाने के लिए इसका हम सहारा लेते हैं, और खरीदार को ये निर्णय लेने में ये सहायता करता है। एक विक्रयकर्ता द्वारा क्रेता को प्रेरित किया जाता है वांछित वस्तु को खरीदने के लिए, ताकि वो वस्तु जो है वो खरीद ले और उनकी सेल भी बढ़ जाए। तो इस तरीके से एक दृढ़ विश्वास के साथ, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो है वो खरीदार के मन को जीता जाता है, और उसको ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो वह वस्तु खरीदेगा वह उसके लिए उपयोगी होगी, और अंतिम जो उनका निर्णय होगा वो ये होगा कि अल्टीमेटली उन्होंने वस्तु जो है वो क्रेता को बेचनी है। इसमें व्यक्तिगत विक्रय में आपने जो पढ़ना है वो, इसमें सबसे पहले तो इसका अर्थ कि व्यक्तिगत विक्रय में एक विक्रयकर्ता संभावित ग्राहकों को मनाने की कोशिश करता है, और उनको निर्णय लेने में, वस्तु को खरीदने में जो निर्णय लेना होता है उसको निर्णय लेने में वो सहायता प्रदान करता है। तो इसके लिए वो आमने सामने भी बातचीत कर सकते हैं, टेलीफोन माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, एक बिचौलिए के रूप में ये बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम अपने गांवों में देखते हैं, कई बार फेरी वाले आते हैं हमारे, तो उस तरीके से भी ये पर्सनल सेलिंग जो है वो की जाती है, घर घर जाकर सामान को बेचना। तो इसमें क्रेता के मस्तिष्क को प्रभावित किया जाता है, उसकी इच्छा शक्ति को चेंज किया जाता है, और उसको बताया जाता है वस्तु के गुणों के बारे में, वस्तु के सारे के सारी जो भी उसके गुण हैं, जो भी उसकी आवश्यकता है, उसके बारे में उसको बताया जाता है। इसमें दो प्रकार की हमारे पास डेफिनेशन है। एक तो विलियम स्टेटन और बाकर के अनुसार दे रखी है, और दूसरी मोहनी और सलोन के अनुसार दे रखी है। बहुत ही आसान है दोनों ही, आपने दोनों में से कोई भी एक जो है वो तैयार करनी है। जैसे विलियम स्टेटन और बाकर ने दे रखा है कि व्यक्तिगत विक्रय किसी को कुछ खरीदने के लिए राजी करने के लिए सूचना के व्यक्तिगत संचार है। ये एक कम्युनिकेशन है बिटवीन टू पर्सन, सेलर एंड परचेजर, विच टू प्रोड्यूस द गुड्स। और उसके बाद इसमें कुछ इसके उद्देश्य दे रखे हैं। पर्सनल सेलिंग के क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं। इसका जो पहला उद्देश्य या पहला जो कार्य है, या इसका जो प्रकृति है, या इसकी विशेषताएं भी आप कह लो, तो वो है इसका बड़े इम्पोर्टेंट कि ये प्रमोशन मिक्स का एक हिस्सा है। ये सेल को बढ़ाने का एक हिस्सा है, सेल को प्रमोट करने का एक बहुत बढ़िया एक साधन है। इसमें व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा जो है वो लोग अपनी सेल को बढ़ाते हैं। इसमें कोई उनको विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई खर्चा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल एक व्यक्ति जाएगा, डायरेक्ट होम टू होम डिलीवरी करेगा, और व्यक्तियों को समझाएगा वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में। और नंबर सेकंड दे रखा है कि जो इसका दूसरा कार्य है, ये टू वे कम्युनिकेशन है।
ये टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें सेलमैन जो है वो ग्राहक के साथ सीधे संपर्क में आता है और सीधी बातचीत करता है उससे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे ग्राहक को कुछ बताता है, ग्राहक आगे से कुछ पूछता है तो उसको फीडबैक उसी समय उसकी मिल जाती है। उसके बाद दे रखा है कि इसमें प्रस्तुति और अनुनय दोनों शामिल होते हैं। इसमें वस्तु को भी दिखाया जाता है, सामने पेश किया जाता है और उसके सारे के सारे गुणों को, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जाता है। तो ये प्रस्तुत भी करता है और उसके बारे में उसकी सारी की सारी विशेषताओं को भी बताता है। यह एक फ्लेक्सिबल उपकरण है। व्यक्तिगत विक्रय जो है ये एक फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। इसे समय और परिस्थिति के अनुसार ये बदल भी सकता है। एक ग्राहक को आप समझाने के लिए किसी अलग मेथड का प्रयोग करते हैं, दूसरे के साथ जब अपने बातचीत करनी है तो उसके साथ अलग मेथड का प्रयोग करते हैं। तो ये रिझाने का भी एक अलग इसमें मेथड का प्रयोग किया जाता है। यह एक रचनात्मक उपकरण है। ये एक कंस्ट्रक्टिव नेचर का है। कंस्ट्रक्टिव नेचर का मतलब है कि ये गुणों को विस्तृत करता है, बढ़ाता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है। यानी कि जो वस्तु, अगर मान लो कोई क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, परंतु ये जो सेलमैन है ये इस तरीके से वस्तुओं के गुणों को बताएगा, वह क्रेता उस वस्तु की ज़रूरत को महसूस करेगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव नेचर का है। इससे डिमांड बढ़ती है, ये डिमांड को भी बढ़ाने में सहायता करता है। उसके बाद दे रखा है कि ये दीर्घकालीन संबंध है। व्यक्तिगत विक्रय में सेलर और परचेजर के बीच में जो संबंध होता है वो दीर्घकालीन संबंध होता है। और उसके बाद दे रखा है कि इसके बाद अतिरिक्त जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो वस्तुओं से रिलेटेड जानकारी है वो तो आप प्राप्त करेंगे ही, साथ में वह क्रेता और क्या चाहता है, किस प्रकार की वस्तु चाहता है, उसकी पसंद कौन सी है, उसकी नापसंद कौन सी है, वो भी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। समस्याओं और जिज्ञासाओं का त्वरित समाधान हो जाता है इसमें जो भी क्रेता को समस्या आती है कोई, या क्रेता कुछ वस्तु के बारे में जानना चाहता है तो उसकी समस्या का समाधान जो है वो उसी समय कर दिया जाता है, उसके संदेह को दूर कर दिया जाता है। ग्राहक का विश्वास जीता जाता है इसमें, क्योंकि एक ग्राहक को प्रेरित किया जाता है कि वह वांछित वस्तु को खरीदे, तो उसका पहले विश्वास जीता जाता है। अगर वह पूरा विश्वास आप उसका जीत लेते हैं तो वह वस्तु को खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है। उसके बाद ये कंपनी की गुडविल को भी बढ़ाता है, उससे सुधार होता है। कंपनी के उत्पादों के संबंध में अगर किसी के दिमाग में कोई संदेह है तो उन संदेह या गलतफहमियों को दूर कर दिया जाता है। कंपनी की अच्छी छवि बन जाती है, अच्छी उसकी प्रतिष्ठा बन जाती है। और सर्विस एलिमेंट, इसमें सर्विस एलिमेंट भी पाया जाता है, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस भी की जाती है पर्सन सेलिंग में। सो ये इसमें जो भी माल बेचा जाता है उसमें ग्राहकों को कोई धोखा वगैरह नहीं होता है। इसके बाद आपको जो अगला इम्पोर्टेंट है वो है इसकी एडवांटेजेस ऑफ पर्सन सेलिंग मैनेजमेंट, या पर्सन सेलिंग की क्या एडवांटेजेस है। तो इसकी एडवांटेजेस जो है वो अलग अलग प्रकार से दे रखी है। व्यवसाय के लिए दे रखी है, फिर ग्राहकों के लिए दे रखी है, फिर समाज के लिए दे रखी है, फिर सरकार के लिए दे रखी है। ये 3-4 प्रकार से आपको दे रखी है। तो इसमें 1 बाय 1 करके इसको भी हम देखते हैं। तो पहला जो दे रखा है वो है प्रभावी प्रचार उपकरण। कंपनी के लिए ये सेल को बढ़ाने का बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। इसमें कोई इन्हें एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसमें विक्रय कला के गुण पाए जाते हैं, और वह घर घर जाकर के उस माल को, कंपनी के माल को जो है वो हाथों हाथ जो है वो बेचता है। तो ये कंपनी के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होता है। इससे कंपनी का खर्चा भी कम होता है। लचीला उपकरण है ये। व्यक्तिगत विक्रय में इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये समय और आवश्यकता के अनुसार जो है वो ग्राहकों को समायोजित कर लेता है ये। उसके बाद है कि प्रयास की बर्बादी। इसमें जो कंपनी प्रयास करती है सेल को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करती है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करती है, तो उस खर्चे को ये कम कर देता है। तो उनके प्रयासों की बर्बादी जो होती है उनको वह कम कर देता है।
और एक छोटे से समूह को पकड़ता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा और स्टेबल, जिसमें एक निश्चित तौर के ऊपर आप कह सकते हैं कि जिससे गारंटी होती है कि आपकी सेल बढ़ेगी, उस साधन का ये प्रयोग करते हैं। उसके बाद दे रखा है कि ग्राहकों का ध्यान, ये ग्राहकों के ध्यान को भी आकर्षित करता है और परमानेंट उनका ध्यान जो है वो वहीं पर बना रहे, उसके लिए इसमें प्रयास किए जाते हैं। स्थायी संबंध, दीर्घकालीन संबंध, अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया है उसके बारे में कि विक्रयकर्ता और कंपनी और परचेजर, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो स्थायी रूप से फिर पाया जाता है। एक बार अगर इनके बीच में कोई संबंध बन गया तो वह स्थायी रूप से होगा। व्यक्तिगत संबंध भी पाया जाता है। प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता अवस्था में भूमिका रहती है इनकी। सो ये तो थे एक कंपनी के लिए इसके महत्व। उसके बाद ग्राहकों के लिए महत्व क्या है? ग्राहकों के लिए जो महत्व है वो पहला महत्व दे रखा है कि आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद करता है। आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद करता है का मतलब है कि यह ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचानने में मदद करता है। ग्राहक कई बार वस्तु को खरीदना चाहता है लेकिन उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं करता है, तो ये विक्रयकर्ता उसको महसूस करवाता है कि ये आज तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, परंतु आने वाले भविष्य में आपको इस वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी, तो आप इसको खरीदिए। तो ये ग्राहकों के लिए भी महत्व है, उनको निर्णय लेने में ये सहायता करता है। उसके बाद दे रखा है कि बाजार की नवीनतम जानकारी, नए बाजार में कौन सा नया नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में ये नई जानकारी जो है वो ग्राहकों को उपलब्ध करवाता है। तो ग्राहकों को बाजार की जानकारी, नवीनतम वस्तु की जानकारी हो जाती है। विस्तृत प्रदर्शन, व्यक्तिगत विक्रय में उत्पाद का विस्तारीकरण किया जाता है, विस्तृत प्रदर्शन किया जाता है और जो विक्रय करने में अत्यंत सहायक होता है। विशेषज्ञ सलाह, इसमें व्यक्तिगत विक्रय में विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है, ग्राहकों को ये प्रेरित करता है। उसके बाद दे रखा है इसके सामाजिक महत्व, ये अज्ञानता को दूर करता है। कई बार भ्रांतियाँ होती हैं लोगों के मन में कि ये प्रोडक्ट इस प्रकार का है या इस प्रकार का, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, या ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए ही है अच्छा, ये अनपढ़ व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये जो अज्ञानता है ये उस अज्ञानता को भी दूर करता है। जब कोई व्यक्ति घर में जाकर के किसी व्यक्ति को माल बेचता है तो पहले वह वस्तु के बारे में सारी की सारी विशेषताओं को बताता है, उनको उसके सारे के सारे ज्ञान से परिचित करवाता है, उनकी अज्ञानता को दूर करता है। तो ये सामाजिक महत्व है इसका। उसके बाद दे रखा है कि समाज की सहायता करता है, ये देश के उत्पादन में बिक्री को बढ़ाने में मदद करता है, मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने में ये सहायता करता है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलता है। यात्रा और पर्यटन, इससे यात्रा और पर्यटन इनको भी सहायता मिलता है, इनको भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि एक पर्सन जो आपने रखा हुआ है जब वो बिक्री करने के लिए जाएगा तो भाई यात्रा भी करेगा, नई नई जगह के ऊपर भी जाएगा, नई नई मार्केट हमें डेवलप करके देगा, तो इससे यात्रा और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलता है। सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सरकार को फ़ायदा ये होता है कि जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो नेचुरली है कि फिर सेल बढ़ेगी तो फिर बाद में कंपनियों के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। प्रॉफिट बढ़ते हैं तो सरकार को उससे राजस्व भी आता है, टैक्स भी आता है, इंपोर्ट ड्यूटी आती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी आती है, ये ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूटी आती है। तो इससे बहुत बड़ा एक योगदान जो है वो जीडीपी में रहता है, फिर जीडीपी अपने देश का जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये इसके कुछ महत्व थे इसके। उसके बाद आपको दे रखा है कि एक अच्छे सेलमैन में कौन से गुण होने चाहिए। सो एक अच्छे सेलमैन में, और एक सेलमैन में ही नहीं, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो है उसमें जो गुण होने चाहिए वही गुण जो है वो एक सेलमैन में भी गुण होने चाहिए। तो ये कुछ गुण आपको दे रखे हैं, तो इनको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मैं जाऊंगा, थोड़ा आसान है तो इसको आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। वैसे इसको मेन पॉइंट आपको बता देते हैं कि उसका शारीरिक गुण उसमें अच्छे होने चाहिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से
अच्छे तरह से खाना लेना चाहिए, अच्छे तरीके से नींद लेनी चाहिए, नियमित रूप से उसे व्यायाम करना चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए। वो उसका रूप अच्छा होना चाहिए, आकर्षित होने वाला उसका रूप होना चाहिए, ना तो वह बहुत मोटा होना चाहिए, ना ही बहुत पतला होना चाहिए। हंसमुख होना चाहिए। हंसमुख एक विक्रयकर्ता हमेशा ही, अगर वह हंसमुख है, खुश रहने वाला है, तो प्रत्येक ग्राहक उसकी बात को सुनने को भी तैयार होता है और सीधे उससे बातचीत करने में अच्छा महसूस करता है। एक विक्रयकर्ता फुर्तीला भी होना चाहिए, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, बोरियत भी नहीं होना चाहिए। उसके हाव भाव अच्छे होने चाहिए, अनावश्यक रूप से हाथ, आँख मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट ये वगैरह जो है उसकी नहीं, इधर उधर नहीं चलने चाहिए। वो स्वच्छता का भी वह ध्यान रखे। ये बड़ा, कोई भी व्यक्ति किसी गंदे व्यक्ति को सुनना पसंद नहीं करता। एक सेलमैन को स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। उसके वस्त्र बड़े अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही उसके बाकी के व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर देती है। उसके बाद उसके बातचीत में के भी गुण उसमें आने चाहिए। स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए उसका, उचित शब्दावली का वह प्रयोग करे, गलत शब्दों का वह प्रयोग ना करे। उसके बाद प्रभावी प्रस्तुतिकरण, जो वह प्रस्तुत करने जा रहा है वस्तु, केवल वस्तु को ही प्रस्तुत ना करे, वह क्या उसके बारे में बता रहा है वो शैली उसमें आ जानी चाहिए। उसके बाद मानसिक गुण, युक्ति संपन्नता का गुण होना चाहिए उसमें, प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए, तीव्र स्मरण शक्ति वाला होना चाहिए, मैच्योरिटी उसमें पाई जानी चाहिए, आत्मविश्वास उसमें पाया जाना चाहिए, निरीक्षण और न्याय करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसी प्रकार से कुछ सामाजिक गुण हैं, समाज में जो हम देखते हैं या समाज में जो गुण पाए जाते हैं, तो वह गुण उसमें भी पाए जाने चाहिए। वह मिलनसार होना चाहिए, विनम्रता वाला होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, वाकपटु होना चाहिए, धैर्य रखने वाला होना चाहिए। तो ये कुछ सामाजिक गुण हैं। फिर इसके कुछ चारित्रिक गुण भी इसमें होने चाहिए। ईमानदारी इसमें पाई जानी चाहिए, वफादारी इसमें पाई जानी चाहिए, व्यावसायिक गुण भी इसमें चाहिए। वो शिक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए, संस्था के बारे में पूरा नॉलेज रखता हो, उत्पाद का, जिस वस्तु को वह बेचने जा रहा है उसका पूरे का पूरा उसको ज्ञान हो। और संप्रेषण दक्षता, कम्युनिकेशन की दक्षता होनी चाहिए उसमें, मोल भाव करने की, साथियों को वस्तु के बारे में बताने की, संवाद करने की, उसमें वो कला होनी चाहिए। ग्राहकों का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। सो ये एक सेलमैन में ये गुण होने चाहिए। उसके बाद आपको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप एंड सेल मैनेजमेंट। तीनों में क्या अंतर है? पर्सनल सेलिंग, सेलमैनशिप एंड सेल मैनेजमेंट। सो तीनों में जो बेसिक अंतर है वो तो ये है कि जो सेलमैनशिप है, जो सेल मैनेजमेंट है, सॉरी, जो सेल मैनेजमेंट है वो एक बॉर्डर एरिया वाली है। ब्रॉडर सेंस में भी उसको लिया गया है, क्योंकि उसमें एक बिक्री को करने के लिए, एक वस्तु की बिक्री को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो प्रिक्योरमेंट हमें देखनी पड़ती है कि किन वस्तुओं की ज़रूरत है। तो डिमांड से शुरू हो जाती है, कितनी वस्तुओं की ज़रूरत है। फिर उसके बाद उन वस्तुओं को पूरा करने के लिए वो कितने व्यक्तियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कैसे वस्तु बनेगी, फिर उनकी भर्ती कैसे होगी उन व्यक्तियों की जिनको उन वस्तु को बनाने के लिए रखा जाएगा, आगे बेचने के लिए रखा जाएगा। तो वह भर्ती कहाँ से होगी, कितने उनको पैसे दिए जाएंगे, कितने उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सारी बातें इसमें आती हैं। तो और बाद में जब माल बिक जाता है तो बिकने के बाद में भी कंट्रोल किया जाता है उसके ऊपर, कि देखा जाता है कि माल उतना बिका है जितना इन्होंने टारगेट में रखा था या नहीं, जितनी इन्होंने प्लानिंग करके रखी थी, क्या उतना माल बिक गया या नहीं। सो वो सारी बातें आती हैं सेल मैनेजमेंट में, विक्रय प्रबंध में। और दूसरा है सेलमैनशिप। सेलमैनशिप में केवल सेल को बढ़ाने के तरीके देखे जाते हैं। तो सेलमैनशिप जो है वो सेल मैनेजमेंट का एक पार्ट है,
जिसमें सेल को बढ़ाने के अलग अलग तरीके देखे जाते हैं। जैसे सेल को बढ़ाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग करते हैं। सेल को बढ़ाने के लिए हम कई बार प्रमोशन का भी सहारा लेते हैं, इंटरनली प्रमोशन कर देते हैं व्यक्तियों की। कई बार हम ये पर्सनल सेलिंग का भी सहारा लेते हैं। कई बार हम प्राइस को कम कर देते हैं। कई बार हम वस्तुओं को एक वस्तु के साथ कोई इंसेंटिव दे देते हैं। तो इस तरीके से हम कई मैनी उसके कला हैं हमारे पास, ये विक्रय कला हैं जिनसे हम अपने विक्रय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वह है विक्रय कला। एक विक्रय को बढ़ाने के लिए आप किन किन मेथड का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है आपके पास व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय सेलमैनशिप का ही एक भाग है। ये बहुत ही छोटा है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेलमैनशिप जो है उसका एक भाग व्यक्तिगत विक्रय है। तो व्यक्तिगत विक्रय में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है कंज्यूमर और सेलर का। जो व्यक्ति घर घर जा कर के माल को बेचेगा वह परमानेंट ग्राहक को बनाएगा, हमारी उस वस्तु को प्रयोग करने का बनाएगा। तो उसके बारे में ये तीनों का बेसिक अंतर तो यही है। बाकी तो ये डिटेल में आपको ये दे रखा है। जैसे इसमें दे रखा है, पहला तो अर्थ दे रखा है कि व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ ग्राहकों में उत्पाद के प्रति इच्छा जागृत करना एवं उन्हें वास्तव में उत्पाद क्रय करने से है। और विक्रय कला में यह विक्रयकर्ता के रूप में नियोजित होने का एक कार्य है। विक्रय कौशल एक कला और विक्रय प्रयासों को शुरू करने का कौशल है। और विक्रय प्रबंधन विक्रय प्रक्रिया की योजना, नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय है। बाकी आप इसमें दे रखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो ये जो पर्सनल सेलिंग है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसे समय और परिस्थिति के अनुसार एक कस्टमर और दूसरे कस्टमर को देख करके आप इसको परिस्थिति के अनुसार जो है वो अपने हाव भाव चेंज कर सकते हैं, अपनी बातचीत को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो विक्रय कला है, उसमें आप कर तो सकते हैं चेंज, लेकिन पूरे का पूरा चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक टेम्परामेंट पहले ही बना होता है कि हमने अगर प्राइस रिड्यूस करने हैं तो सभी के लिए वो होंगे, वो एक के लिए नहीं होंगे। वो इस तरीके से अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो सभी के लिए करनी है। और तीसरा है आपका ये जो सेल मैनेजमेंट है ये कम लचीला होता है, इसमें चेंज नहीं की जाती है। एक बार जब आप योजना बना देते हैं तो उसको आप बार बार चेंज नहीं करते हैं। तीसरा है इसमें दे रखी है कि पहुंच एक समय में केवल एक या दो ग्राहकों से ही आप संवाद कर सकते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट में पर्सनल सेलिंग में आप एक समय में एक या दो ग्राहकों से ही संवाद कर सकते हैं, जबकि सेलमैनशिप में आप एक लिमिटेड ग्रुप के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और जो सेल मैनेजमेंट में है उसमें आप बहुत बड़ी संख्या में ग्राहकों के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। उसके बाद है कि प्रति व्यक्ति लागत। तो इसमें जो पर्सनल सेलिंग है इसमें प्रति व्यक्ति लागत जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। एक व्यक्ति के ऊपर आपने खर्चा करना है, एक व्यक्ति को आपने घर घर जा कर के भेजना है, तो उसके ऊपर आपकी लागत जो है बहुत ज़्यादा आती है। विक्रय कला में लागत उससे कम आती है। और जो सेल मैनेजमेंट है उसमें लागत बहुत ही कम आती है। उसके बाद दे रखा है कि कवरेज, बाज़ार को कवर करने में पर्सनल सेलिंग मैनेजमेंट में ज़्यादा समय लगता है, सेलमैनशिप में थोड़ा कम लगता है और सेल मैनेजमेंट में बहुत ही कम समय लगता है। मीडिया पर्सनल सेल में मीडिया का कोई प्रयोग नहीं होता है, और जबकि सेलमैनशिप में मीडिया का कम प्रयोग होता है और सेल मैनेजमेंट में मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। फीडबैक, इसमें पर्सनल सेलिंग में आपको सीधी फीडबैक मिल जाती है और सेलमैनशिप में आपको इनडायरेक्ट फीड मिलती है, डायरेक्टली फीड नहीं मिलती है आपको। और जो आपकी सेल मैनेजमेंट है उसमें भी आपको जो है वो डायरेक्ट कोई फीडबैक नहीं मिलती है, इनडायरेक्टली जो है वो आपको फीडबैक मिलती है। किसके लिए ये उपयोगी रहता है? तो ये औद्योगिक और अनुकूलित उत्पाद जो कस्टमाइज प्रोडक्ट हैं उसके लिए ये उपयोगी है।
और जो तकनीकी उत्पाद है उनके लिए अधिक उपयोगी होता है आपका विक्रय कला, और जो विक्रय प्रबंध है वो सभी प्रकार के उत्पादों के लिए आपका उपयोगी होता है। तो क्षेत्र तो पर्सनल सेलिंग जो है इसका क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है, और सेलमैनशिप का क्षेत्र उससे बड़ा होता है, सेल मैनेजमेंट का क्षेत्र उससे भी बड़ा होता है।